के रूप के अंतर्गत हम पहले भाग में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के रूप और व्यवहारिक दृष्टि से भाषा के जो रूप है उसके अंतर्गत हम आदर्श या मानक भाषा की चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे आते हैं सांस्कृतिक भाषा में, कल्चरल लैंग्वेज। सांस्कृतिक भाषा वह भाषा होती है जिसे एक समाज विशेष के लोगों द्वारा उसकी प्रयोग किया जाता है। वह जन्म समय हो सकता है या जब हम उसका संस्कार करते हैं, 16 संस्कार हिंदू संस्कृति में होता है, या जब हम उसका मरनी जीवित विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यों में लेकर के हमारे मानव जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के संस्कारों के कार्यों में संपादन करने के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो हमारी सांस्कृतिक भाषा। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत की सांस्कृतिक भाषा, आर्य लोगों की सांस्कृतिक भाषा जो है वह संस्कृत है। यही कारण है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। और जब हम गुरु की वंदना करते हैं तो भी कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार हमारे जो भी संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में जिन भाषा का प्रयोग करके हम अपने कार्यक्रमों को संपादित करते हैं, हम अपने रीति रिवाज को संपादित करते हैं, उस भाषा को हम कहेंगे सांस्कृतिक भाषा। इस प्रकार हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत में उत्तर भारत आर्य लोगों की जो भाषा है वह संस्कृत है, या भारत की भाषा जो सांस्कृतिक भाषा है वह संस्कृत को मान्यता मिला हुआ है। अब अगला अंतर्राष्ट्रीय भाषा, वह भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कही जाएगी जिसका प्रयोग उसके देश के अलावा दुनिया भर के देशों के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य को संपादित करने के लिए, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, एक देश से दूसरे देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वही अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी। तो आज निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी जो है हमारी वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो चुकी है। अंग्रेजी आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुका है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा उसे कहेंगे जो विभिन्न प्रकार के देश आपस में विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी निश्चित रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। अब अगला आता है विदेशी भाषा, फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब हुआ उसके देश में वह भाषा तो बोली ही जाती हो, लेकिन विदेशी भाषा कहलाने का मतलब है कि उसके देश में जो भाषा नहीं बोली जाती है, मतलब दूसरे देश में जो बोली जाने वाली भाषा है वह जब उसके देश में प्रयोग होने लगे, जैसे भारत की विभिन्न, भारत तो भाषाओं का भाई देश है, यहाँ तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, लेकिन अंग्रेजी फारसी हमारे भारत की क्या हुई, एक विदेशी भाषा हुई, क्योंकि अब भारत के लोगों द्वारा इसका प्रयोग हो रहा है लेकिन यह विदेश से आया हुआ है। इसी प्रकार रूस की विदेशी भाषा क्या होगी, रूस की विदेशी भाषा जो रूस से बाहर के देश के जो भाषा होगी, दूसरे देश रूस से अलावा दूसरे देश की जो भाषा होगी उसका जब प्रयोग रूस में होने लगेगा तो वह रूस की विदेशी भाषा होगी। इस प्रकार अमेरिका की विदेशी भाषा क्या होगी, अमेरिका के लोगों द्वारा जब दूसरे देश की भाषा को स्वीकार किया जाने लगेगा, प्रयोग किया जाने लगेगा, तब वो अमेरिका के लोगों का वह विदेशी भाषा होगा। इस प्रकार अमेरिका में अगर फ्रेंच भाषा का प्रयोग होने लगे तो अमेरिका लोगों के लिए क्या है, फ्रेंच विदेशी भाषा हुआ। इस प्रकार विदेशी भाषा का मतलब है कि उसके देश की भाषा वह नहीं रहेगी, वह दूसरे देश की भाषा को अब जिस देश में प्रयोग किया जाता है तभी उस देश की वह विदेशी भाषा कहलाती है। इस प्रकार फॉरेन लैंग्वेज। अगला है राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा मतलब जिसे देश के अधिकांश जनता द्वारा स्वीकार किया जाता हो, सरकार के कोई भी सूचना हो, कार्य प्रणाली हो, कोई भी प्रशासनिक तंत्र का
किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, वह किसी राष्ट्रभाषा के रूप में उसका प्रकाशन होता हो, उसी में कार्य का संपादन होता हो, तभी वह राष्ट्रभाषा कहला सकती है। तो हम जानते हैं कि हमारी हिंदी जो है वह भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होना और क्षेत्रीय विषमता के चलते आज जो है सो क्षेत्रीय असंतोष के चलते हिंदी जो है राष्ट्रभाषा होकर के भी यह दूसरे दर्जे की राष्ट्रभाषा हो गई है। अंग्रेजी आज हमारी राष्ट्रभाषा बन गई है। इस प्रकार से राष्ट्रभाषा का मतलब हुआ नेशनल लैंग्वेज का मतलब कि देश के अधिकांश लोगों द्वारा और सरकार द्वारा उसका प्रशासनिक रूप से कार्य व्यापार किया जाता हो, तभी वह राष्ट्रभाषा कह सकते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अगला है अपभाषा, गंवारू लैंग्वेज। हम जानते हैं कि भोलानाथ त्रिपाठी के शब्दों में जब देहाती व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, जिसे भाषा का कम ज्ञान होता है, जिसे शुद्धता का कम ज्ञान होता है, जब अनाप शनाप भाषा का प्रयोग करता है, जो सभ्य समाज के लोगों द्वारा वो स्वीकार योग्य नहीं होता है, जो जिसमें गाली गलौज की मात्रा अधिक होती है, इस प्रकार की भाषा को हम अपभाषा की श्रेणी में रखते हैं, वह गंवारू लैंग्वेज कहा जाता है। अगला है बोली, डायलेक्ट। एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा सिर्फ बोल चाल के रूप में उसका प्रयोग होता है, उसका कोई लिखित रूप में प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ बोल चाल के रूप में उसका प्रयोग होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि बिहार में भोजपुरी क्या है, एक बोली है, मगही क्या है, एक बोली है। तो जब एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा सिर्फ बोल चाल के लिए जिस भाषा का प्रयोग हो उसी को हम बोली कहेंगे। अगला है उपभाषा या विभाषा। जब बोली से क्षेत्र बड़ा हो जाता है, उसमें साहित्य की रचनाएं होने लगती है। जैसे हम देखते हैं अवध भाषा में, अवधी में साहित्य की रचना हुआ है। तो इस प्रकार से जो है जब उसमें साहित्य का सृजन होने लगेगा जिस भाषा में, तब वह भाषा उपभाषा की श्रेणी या विभाषा की श्रेणी में आ जाती है। इस प्रकार से विभाषा होने का शर्त है, उपभाषा होने का शर्त है, उसमें साहित्य की रचना हुआ हो। जैसे गोस्वामी जिन्हें विभाषा का माध्यम बनाते हुए अवधी भाषा में अपने साहित्य को सृजन किया था। इस प्रकार उपभाषा जो होती है यह भाषा बनने की पहली कड़ी है। मतलब बोली के बाद वो भाषा बनेगा और वो भाषा के बाद वो भाषा का दर्जा प्राप्त करेगा। इस प्रकार से हम भाषा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किए। अब हम नेक्स्ट बार जो है सो भाषा के महत्व के बारे में, उसके रोल योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।